हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप लोग शांतिपूर्वक खूब ध्यान से और खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए। निश्चित रूप से मैं दावा करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए, आज का टॉपिक है, आज के जो टॉपिक हैं वो मैं यहाँ पर पहले लिख दे रहा हूँ। आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। और दूसरा टॉपिक रहेगा वैद्युत धारा। वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। आज इन्हीं दोनों टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। तो पहली बात है कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या है। तो जानते हैं कि आवेश किसी कण पर पाया जाता है और वे कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नाम से जाने जाते हैं। तो यदि किसी पदार्थ को हम आवेशित कर रहे हैं तो या तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा रहा है या तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों को डाला जा रहा है। यही दो क्रियाएं की जा रही हैं। किसी भी वस्तु को या किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि उस वस्तु में से या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जा रहा है या उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन को डाल दिया जा रहा है। तो अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो वह हमेशा एक इलेक्ट्रॉनों के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित रहता है। यानी जैसे कि हमें समझ लें कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? कल आपने पढ़ा था -1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम होता है ना। और एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्रोटॉन का आवेश कितना होता है जी? उतना ही होता है, लेकिन धन आवेश होता है। धन 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम होता है ना। तो अब मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, चालक है, ऐसे कोई ये चालक है और ये क्या है? मान लीजिए ये धन आवेशित है। क्या है? धन आवेशित है ना। और एक दूसरा चालक है ये, और मान लीजिए ये क्या है? ऋण आवेशित है। ऋण आवेशित है, इस पर ऋण आवेश है। ओके। तो जिस पर धनावेश है इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जिस पर ऋण आवेश है इसका मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब इस चालक पर जो धनावेश है वह हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के या अथवा एक प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी पूर्ण संख्या में होता है ना। जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल यह है कि क्या 2.5 गुणित 10 की घाते -19 कूलम आवेश संभव है? संभव है। प्रश्न हमारा है कि क्या 2.5 गुणित 10 की घात -19 कूलम आवेश पॉसिबल है या नहीं है? क्या इतना आवेश किसी चालक पर हो सकता है? तो आइए हम इसका पता लगाते हैं।
कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो कल हमने आपको बताया था कि जो आवेश की मात्रा होती है वो क्या होती है, Q इक्वल टू N इंटू E के या नहीं के। ठीक है, अब हम निकाल के देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3 -4 -5 इत्यादि, है ना, तो हम समझ लेंगे कि ये आवेश संभव है ना, ये पॉसिबल है। अगर पूर्ण संख्या में नहीं आता, n का मान पूर्ण संख्या में नहीं आता है, तो हम यह समझेंगे कि यह एक काल्पनिक आवेश है। जो मैंने यहाँ पर लिखा है, एक केवल काल्पनिक आवेश है। यह आवेश किसी चालक पर संभव नहीं है, इतना आवेश किसी चालक पर संभव नहीं है। अगर पूर्णांक आएगा n का मान क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, पूर्ण संख्या में आएगा, जैसे बताया भी। अगर आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यह आवेश संभव है, यह आवेश क्या है, संभव है। अगर पूर्णांक नहीं आया तो यह आवेश संभव नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर रखेंगे, ये हमारा Q की जगह इतना रख देंगे, कितना रख देंगे, तो हम यहाँ निकालेंगे, यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा, है ना। अब Q का मान ये है, ये पूरा रख देंगे, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -20 मतलब -19 अपॉन E का मान कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 25/16 हो जाएगा, है ना। तो 25 को हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी पूर्णांक नहीं आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, यानी क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, n नॉट इक्वल टू पूर्णांक, पूर्णांक नहीं है, क्या है, पूर्णांक नहीं है। अतः क्या है, अतः हम यहां लिखेंगे कि 2.5 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम आवेश संभव नहीं है, संभव नहीं है ना। अब फिर देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1 हो गया, हम यहां पर एक ले रहे हैं, एग्जांपल 2 ले रहे हैं। एग्जांपल 2 ले रहे हैं कि क्या 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम आवेश या माइनस इतना, है ना, -3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम आवेश संभव है या नहीं, संभव है या नहीं, है ना। ओके, तो यहां पर हम क्या करते हैं, फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं, क्या करते हैं, देखिए इस प्रकार से करते हैं। यहां पर क्या, n बराबर निकालते हैं, n बराबर कितना हो जाएगा, -3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये कट जाएगा, कितना आएगा, -2 आएगा, -2। तो क्या आया, ये क्या है, एक क्या है, पूर्णांक है, क्या है, -2 क्या है, एक पूर्णांक है ना। अतः अतः क्या है, यह आवेश क्या है, संभव है, यह आवेश क्या है, संभव है ना, यानी किसी वस्तु पर इतना आवेश संभव है, पॉसिबल है, ये आवेश हो सकता है, क्यों, यानी क्या है, पूर्णांक है, यानी क्या है, एक पूर्णांक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। यानी कोई वस्तु हमेशा, किसी वस्तु के पास अगर आवेश है तो वह आवेश हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ओके, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। यानी 3.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 2.25 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 4.25 इलेक्ट्रॉन का आवेश इत्यादि, ये सब आवेश संभव नहीं है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा पूर्ण होनी चाहिए। ओके, है ना। अगर मान लीजिए कहीं आ रहा है क्या, n का मान कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है ना, तो 2.5 का मतलब क्या हुआ, 2.5 इलेक्ट्रॉन, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है ना, तो वह आवेश नहीं हो सकता है। तो इसी को हम कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो
अब आगे चलते हैं हम। वैद्युत धारा क्या है? वैद्युत धारा। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों ने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब हम आगे आपको बताना चाहते हैं कि एक कूलाम आवेश अगर किसी वस्तु पर है या किसी चालक पर है तो उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश शामिल होता है, यानी इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। या हमें कहें कि अगर किसी पदार्थ पर एक कूलाम का ऋण आवेश है ना, तो उस पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं, अधिक हैं। ठीक है ना, तो हम कैसे निकालेंगे? इसकी संख्या निकालने के लिए हम यहां पर उसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। क्या? Q इक्वल टू एन ए, है ना, यानी एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश मिलकर के एक कूलाम आवेश का निर्माण करेगा। ठीक है ना, तो इसको हम उसी प्रकार से करेंगे। फार्मूला हमारा वही रहेगा, Q इक्वल टू एन ए। तो Q की जगह हम क्या रख देंगे? एन बराबर रखेंगे Q अपॉन कितना? E के, है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? एन बराबर Q अपॉन E से निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो इसमें Q की जगह क्या रख देंगे? एक कूलाम, 1 कूलाम, और E का मान कितना रखेंगे? जितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। अब जब हम इसकी गणना करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब है एक कूलाम आवेश ना बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का आवेश। इतना इलेक्ट्रॉनों का आवेश अगर मिल जाए, ठीक है ना, तो कितना आवेश बनेगा? एक कूलाम, है ना। आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ी संख्या है ना। तो किसी चालक पर अगर एक कूलाम का धनावेश है तो इसका मतलब है कि उस चालक पर 6.25 गुणित 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना। क्या है? अगर एक कूलाम का क्या है? धन आवेश है ना, यानी यदि किसी चालक पर एक कूलाम का धनावेश है, क्या है? धनावेश है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि उस पर 6.25 गुणित 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ध्यान देना, पॉइंट नंबर 1, यदि किसी चालक पर एक कूलाम का धनावेश है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि उस पर 6.25 गुणित 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना। नंबर 2, यदि किसी चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश है, क्या है? ऋणावेश है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उस पर 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। क्या है? अधिकता है, ये है। ठीक है ना, तो एक कूलाम धनावेश और एक कूलाम ऋणावेश का तात्पर्य यही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि चालक पर या तो इलेक्ट्रॉन डाला गया है या चालक से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है ना। तो उस पर क्या होगा? या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो एक कूलाम आवेश यही होता है। ठीक है, तो
आशा करता हूं कि आप लोग एक कूलाम आवेश को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं और विद्युत धारा की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर? विद्युत धारा की ओर। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब आपको हम बताने जा रहे हैं वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, है ना? तो वैद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कभी आप लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है? विद्युत का झटका जोर का कभी लगा है कि नहीं लगा है? लगा होगा ना? तो जोर का झटका जब लगता है तो कैसा महसूस होता है? तब समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है ना? कभी कभी तो इतना जोर का झटका लग जाता है कि मनुष्य कोमा में चला जाता है और उसकी मौत भी हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक करंट हमें जितना सुख देती है, कभी कभी हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक भी साबित होती है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए हमेशा आपको इलेक्ट्रिक झटके से बचने का प्रयत्न करते रहना चाहिए और कभी भी आपको नंगे तार छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और हम एट लास्ट आपको हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, है ना? उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसको देखा तो नहीं जा सकता, परंतु इसके झटके को महसूस किया जा सकता है। जब इसका झटका लगता है तब समझ में आता है कि ये कितनी खतरनाक होती है ना? तो ये है क्या चीज? तो जैसे मान लीजिए कोई तार है, जिसको हम कंडक्टर भी कह सकते हैं, चालक भी कह सकते हैं, है ना? तार को हम एक कंडक्टर या चालक भी कह सकते हैं। मान लीजिए कोई कंडक्टर है ना? कोई चालक है, ऐसे तार है, ठीक है ना? और अगर इस तार में हमको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना हो, विद्युत धारा को प्रवाहित करना हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इस चालक के दो सिरे हैं, एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, दो सिरे हैं। चालक के इन दोनों सिरों को बैटरी के धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से हमको जोड़ना पड़ेगा, है ना? तो आइए हम क्या करते हैं कि ये कोई बैटरी लेते हैं, मान लीजिए कोई बैटरी है और इसका ये पॉजिटिव सिरा है और ये क्या है? नेगेटिव सिरा है। तो इस पॉजिटिव सिरे को हम यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं और इस नेगेटिव सिरे को हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद इसमें एक जोड़ने के पहले इसमें एक स्विच भी लगा देते हैं। स्विच, मान लीजिए एक हमने यहाँ पर स्विच लगा दिया, ठीक है ना? ताकि इलेक्ट्रिक करंट को हम ऑन ऑफ कर सकें, ठीक है ना? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बैटरी का धन सिरा, ठीक है ना, यहाँ पर इस पहले सिरे से, और बैटरी का जो ऋण सिरा है, ये वाला जो ऋणात्मक सिरा है, इसको चालक के दूसरे सिरे से हमने जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना? तो जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे इसको और स्विच को क्या करेंगे? ऑन करेंगे, तो होता क्या है कि हम जानते हैं कि कोई भी चालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। हर एक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना? ये क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन या क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, है ना? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन करते क्या है कि चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
ऋण आवेश, है ना, इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश पाया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बैटरी के धन सिरे की ओर आकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि धन आवेश ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। तो चूंकि ये आवेश तो एकदम फिक्स है, बैटरी में धन आवेश, है ना, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण है इस पर धन आवेश, है ना। और ये जो यहाँ पर दूसरी प्लेट है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण है, इस पर ऋण आवेश है ना। यहाँ पर जो बैटरी का धन सिरा है, तो धन सिरे का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। बोलो क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, धन सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और बैटरी के ऋण सिरों पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। यहां पर क्या है, इस सिरे पर क्या है, पहले सिरे पर जो धन सिरा है, इस सिरे पर क्या है, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, की कमी, है ना, क्योंकि तभी यह सिरा धनावेशित है। और दूसरा सिरा क्या है, जो ऋण आवेशित है यहां पर, इसका मतलब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्या है, अधिकता है, अधिकता है। ध्यान देना, ऋण सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कि नहीं, तभी तो ऋण आवेश है ना उस पर। तो अब होगा क्या कि अब इस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कभी इधर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ऋण आवेश और ऋण आवेश, कल मैंने आपको बताया था कि ऋण आवेश और ऋण आवेश आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, न कि एक दूसरे के पास आते हैं। जैसा खुद ध्यान समझना इसको, है नहीं, खूब अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। ओके, तो ये जो यहां पर बैटरी के ऋण सिरे पर जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये क्या करेंगे, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसे नहीं गति करेंगे, कभी भी ऐसे गति नहीं करेंगे, क्योंकि इधर आने की कोशिश करेंगे, ये क्या करेगा, ये धक्का मार के इनको भगा देगा। क्या करेगा, धक्का मार के क्या करेगा, भगा देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ऋण आवेश है, और बैटरी का सिरा क्या है, पहले से इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की पहले से अधिकता है ना। तो जब इलेक्ट्रॉनों की पहले से दिखता है तो अन्य इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर काहे खींचेगा, क्यों बुलाएगा अपनी ओर, है ना। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करेंगे, है ना, उनको ये धक्का मार के भगा देगा और कहेगा कि इधर से मत आओ। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर धनावेश है, बैटरी के सिरे पर क्या है, धनावेश है। तो जब बैटरी के सिरे पर धनावेश है, इसका मतलब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इस पर धन आवेश है ना। अब ये धन आवेश क्या करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि धन आवेश हमेशा ऋण आवेश को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है ना। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इन चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, इस धन सिरे की ओर आकर्षित होंगे, ये ऐसे गति करेंगे, इस दिशा में गति करेंगे, ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करेंगे इस दिशा में। सारे इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के धन सिरे की ओर आने का क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। जितने भी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है सब बैटरी के किधर, धन सिरे की ओर आकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि धनावेश ऋणावेश को अपनी तरफ क्या करता है, क्या करता है जी, खींचता है ना। धनावेश ऋणावेश को अपनी ओर खींचता है। ये समस्त इलेक्ट्रॉन इस तार के माध्यम से, तार से होते हुए इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये इस प्रकार से ऐसे जाएंगे, ऐसे, है ना। सारे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा ध्यान दीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे करेंगे, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और इस तार के माध्यम से ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों के गति की दिशा, गति की दिशा, है ना, इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा इधर है, ऐसे है। ओके, है ना। तो सारे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इसमें तार से होते हुए और बैटरी के अंदर से होते हुए ऐसे 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 क्या करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, ऐसे घूमने लगते हैं, ऐसे, है ना। इधर क्या जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे होगी और इधर इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे होगी, और ये इस प्रकार से ऐसे फिर यहां पर ऐसे घूमते रहेंगे। ठीक है, बोलो, है ना। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जब घूमेंगे इस तारों में, तो इसका प्रभाव क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन के चक्कर माने इस तारों के अंदर घूमने से क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो आप सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मान लीजिए आप, कोई तालाब है, क्या है, कोई तालाब, तालाब का पानी एकदम बिल्कुल शांत है ना,
क्या है, शांत है। और आप ध्यान दें, आप उस तालाब में तैर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, है ना। ये मान लीजिए तालाब है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, तालाब। ऐसे है यहाँ पर, ये मान लीजिए क्या है, कोई एक तालाब है और इस तालाब में क्या है, पानी है ना, क्या है, पानी है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, इसमें पानी है ना। अब क्या होगा, मान लीजिए आप इस तालाब में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो तैर रहे हैं तो सपोज करिए जो है, मान लीजिए आप जो है ना, इस प्रकार से ऐसे जो है तैरने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जब तैर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ऐसे आप तैर रहे हैं इधर से ऐसे, है ना, बोलो। तो तैर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप पानी को इधर ऐसे धक्का दे रहे हैं, ऐसे, तभी तो आप आगे जाएंगे ना, ऐसे पानी को इधर आप ठेलेंगे, है ना, पानी को इधर ठेलेंगे और आप कहाँ जाएंगे, आप जो है आगे जाएंगे, है ना। तो सपोज करिए आप क्या हैं, आप क्या हैं, आप इलेक्ट्रॉन हैं। आप क्या हैं, आप क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। ये जो हमने यहां पर तैरने वाला व्यक्ति बनाया है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, है ना, बोलो। तो इलेक्ट्रॉन मानिए अगर आप इधर जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, तो जो पानी की धारा है, पानी की धारा वो किधर जाएगी, पीछे जाएगी। पानी की धारा किधर जाएगी, पीछे। अगर आप ऐसे आगे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो पानी की जो धारा है वो किधर बहेगी, पीछे की ओर बहेगी, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रॉन है जिधर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। तो धारा किधर प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो विद्युत धारा किधर बहेगी, विद्युत धारा इधर बहेगी भैया, ये इस दिशा में ऐसे बहेगी। ये विद्युत धारा जो है हमारी इस दिशा में बहेगी, है ना, ऐसे। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो विद्युत धारा किधर बहेगी, इस दिशा में बहेगी, जैसा कि मैंने अभी आपको तैरने के सिद्धांत के आधार पर बताया, है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि किसी चालक में अगर वैद्युत धारा बह रही है तो उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा होगी जिधर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, ठीक उसके विपरीत दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे ये आशा रखता हूं कि आप लोग वैद्युत धारा को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वैद्युत धारा क्या चीज है ना। उसमें इलेक्ट्रॉन किधर आकर्षित होते हैं, आपको यह भी पता चल गया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा कि किसी चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह तभी होगा जब हम उसको किसी बैटरी से जोड़ेंगे, है ना, किसी बैटरी से या किसी वैद्युत स्रोत से, किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से हम उसको कनेक्ट करेंगे उस चालक को, तभी उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, अन्यथा वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, हमको आगे चल करके हम आपको बताएंगे पोटेंशियल क्या होता है, विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है कि नहीं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए, है ना, विभवांतर की जरूरत पड़ती है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की जरूरत पड़ती है। और ये विभव और विभवांतर क्या होते हैं, इन्हें हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे कि विभव और विभवांतर क्या होता है। कि जैसा कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर धनावेश है और यहाँ पर ऋणावेश है नहीं, तो इस धनावेश और ऋणावेश दोनों के विभव में अंतर है, दोनों के पोटेंशियल में अंतर है ना। और पोटेंशियल में अंतर होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, विभवांतर नहीं होगा, है नहीं, दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर नहीं होगा, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसके बारे में हम विभव और विभवांतर क्या होते हैं, इसको हम आपको, कि विद्युत धारा को परिभाषित कैसे करेंगे, विद्युत धारा को परिभाषित कैसे करेंगे, है ना। तो चूंकि हम जानते हैं कि वैद्युत धारा और कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से ही उसके विपरीत दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। तो और इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश है, इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी चालक में
आवेश प्रवाहित हो रहा हो, क्या हो रहा हो, आवेश प्रवाहित हो रहा हो। प्रवाहित होने का मतलब है कि आवेश गति कर रहा हो, चालक के अंदर आवेश गति कर रहा हो, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा हो, है ना। तो उसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अर्थात एक सेकंड में, प्रति सेकंड जितना वैद्युत आवेश किसी चालक में प्रवाहित हो रहा होता है, उसी को विद्युत धारा कहते हैं, या उसी को विद्युत धारा की माप कहते हैं, है ना। प्रति सेकंड कितना, प्रति सेकंड प्रवाहित वैद्युत आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। प्रति सेकंड किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। प्रति सेकंड जितना भी आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, है ना। वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा को हम आई से, किसे, वैद्युत धारा को, वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिखना चाहेंगे कि वैद्युत धारा बराबर, वैद्युत धारा बराबर वैद्युत आवेश, प्रवाहित वैद्युत आवेश और अपन समय बटा समय, है ना। इसी से हम गणना करेंगे कि किसी चालक में कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना। तो वैद्युत धारा को हम आई से लिखें, या स्मॉल आई से भी लिख सकते हैं। तो ये बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन टी के, क्यू अपॉन टी के, है ना। क्यू क्या है, आवेश है, ठीक है ना। क्यू क्या है, आवेश है, और टी क्या है, समय है। आई क्या है, आई वैद्युत धारा है, यहां पर लिखे हुए हैं सब। तो जो यहाँ पर वैद्युत आवेश है उसको हम क्यू से लिख रहे हैं, और समय को स्मॉल टी से लिख रहे हैं, और वैद्युत धारा को आई से लिख रहे हैं। तो हमें ये फार्मूला प्राप्त होता है, ठीक है ना, कि वैद्युत धारा बराबर क्यू अपॉन टी के होता है, आवेश बटे समय के। इस प्रकार से हम वैद्युत धारा की क्या करेंगे, गणना करेंगे। किसी चालक में कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसको हम इस फार्मूले का उपयोग करके वैद्युत धारा की क्या करेंगे, गणना करेंगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब आपको हम आगे ले चलते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। वैद्युत धारा का एसआई मात्रक, वैद्युत धारा का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, ये एसआई मात्रक क्या होता है, आप जरा सा इसको भी समझ लीजिए, है ना। तो हम जानते हैं कि आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी के, क्यू अपॉन टी के, ठीक है ना। और ये क्यू का जो मात्रक है क्या होता है, कूलम, क्या होता है, कूलम, क्या होता है, कूलम, है ना। और समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड, क्या होता है, सेकंड। यानी क्या हो गया, कूलम को हम सी से लिखते हैं और सेकंड को एस से लिखते हैं, है ना। तो क्या हो गया, कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, है ना। और इसी कूलम प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, एम्पियर, क्या कहते हैं, एम्पियर। तो वैद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। ये एम्पियर ही क्या है, एसआई मात्रक है। क्या है, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर, एसआई मात्रक, है ना। ये एसआई मात्रक इसका क्या है, ये एम्पियर है, ठीक। अब आगे हम आपको बताएंगे कि 1 एम्पियर वैद्युत धारा क्या होती है।
1 एम्पियर वैद्युत धारा होती क्या है? कितने एम्पियर? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की वैद्युत धारा कितनी होती है, इसको हम कैसे समझेंगे? ठीक है ना? इसको समझने के लिए थोड़ा-सा देखिए यहाँ पर समझ लीजिए कि यदि हम कह दें कि t बराबर कितना? 1 सेकंड। t बराबर कितना हो? 1 सेकंड ले लें और 1 सेकंड में कुल जो आवेश है, आवेश कितना है? ये मान लीजिए 1 कूलाम है। कितना है? 1 कूलाम, है ना? यदि हम टाइम को कितना ले लें? 1 सेकंड ले लें और 1 सेकंड में कुल 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कर दें। ठीक है ना? 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित कर दें। तो I बराबर क्या होगा? I बराबर होता है Q अपॉन T, है ना? Q की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 कूलाम। 1 कूलाम और T की जगह क्या लिखेंगे? 1 सेकंड। क्या लिखेंगे? 1 सेकंड। यानी 1 कूलाम प्रति सेकंड बराबर क्या होता है? इसी को हम कहते हैं 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर, एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? तो धारा का मान कितना है? 1 एम्पियर धारा क्या होती है? 1 कूलाम प्रति सेकंड। यानी किसी चालक में, ठीक है ना, किसी चालक में कि किसी एक सिरे से यदि प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक में बहने वाली धारा कितनी होती है? 1 एम्पियर होती है ना? चालक में बहने वाली धारा कितनी होती है? 1 एम्पियर। तो 2 एम्पियर क्या होगी? वैसे समझ लो। तो 1 सेकंड में अगर 2 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो 2 एम्पियर की धारा होगी। 1 सेकंड में यदि 3 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो 3 एम्पियर की वैद्युत धारा होगी। यदि इसी प्रकार से 1 सेकंड में 100 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी? 100 एम्पियर होगी, है ना? तो प्यारे बच्चों, अब विद्युत धारा की गणना आप कैसे करेंगे, विद्युत धारा को कैसे मेजरमेंट करेंगे, है ना? इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका मापन किस प्रकार से किया जाता है ना? तो इसी के साथ आप से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वैद्युत धारा क्या है और इसको किस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे और 1 कूलाम आवेश क्या होता है और 1 एम्पियर वैद्युत धारा क्या होती है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो कृपया कमेंट के माध्यम से आप लोग निश्चित रूप से हमसे संपर्क करिएगा और हम आपको फिर से समझाने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।